क्या आप भी किसी के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि सामने वाले ने आपको कचरा समझा, आपको सिर्फ यूज किया, तभी कॉल किए जब उसका दिल किया, रिश्ते में आपको कोई वैल्यू ही नहीं देता और आप फिर भी पैर पकड़कर उसी रिलेशनशिप से चिपके रहे? क्या आपने कभी अपनी इज्जत, अपनी नींद, अपना सुकून सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दिया क्योंकि आपको डर था कि वो चला गया तो आप अकेले रह जाएंगे? अगर हाँ, तो एक कड़वा सच सुनिए, आपकी लाइफ का ये जो कचरा हो रहा है ना, इसकी स्क्रिप्ट आपके करंट पार्टनर ने नहीं बल्कि सालों पहले आपके अपने मम्मी पापा ने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, आज बात थोड़ी भारी है लेकिन आपके दिल के पार जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस बचपन के जख्म की जब आपके किसी पेरेंट, मम्मी या पापा ने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो भी तब जब वो आपको जानबूझकर छोड़कर किसी और के साथ चले गए, या फिर वो मिस्टर इंडिया की तरह आए और गए। यानी जब उनका मन किया तो प्यार लुटाया और जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो गायब हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्त, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपके बड़े होने पर आपकी लव लाइफ को बर्बाद कर देता है। यही अधूरापन धीरे धीरे आपके दिमाग को एक खतरनाक पैटर्न सिखा देता है कि जो मुझे दर्द देता है उसी को खोने से सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर बड़े होकर आप बार बार उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, और फिर भी आप उनसे अलग नहीं हो पाते। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? आप सोचते हैं कि जिस दिन लाइफ में कोई सही इंसान आएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि इससे पहले कि वो नया इंसान आपको ठीक से जान पाए, ये जहरीला पैटर्न उस सही और अच्छे इंसान को भी आपकी जिंदगी से लात मारकर बाहर भगा देता है। आज की वीडियो में हम इसी पैटर्न की धज्जियां उड़ाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। वीडियो को अभी सेव कर लो क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि यह खतरनाक खेल आखिर खेला कैसे जाता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास 25 साल की एक लड़की का ईमेल आया। चलिए उसका नाम दिव्या रख लेते हैं। दिव्या की कहानी शायद आपकी या आपके किसी जानने वाले की कहानी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा। दिव्या लिखती है, डॉक्टर साहब, मेरा बचपन एक कबाड़ खाने जैसा रहा। इसने मुझे बाहर से तो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट यानी सब कुछ खुद करने वाली बना दिया, लेकिन अंदर से मैं बुरी तरह खोखली और इनसिक्योर हो गई, खासकर अपने लुक्स और सेल्फ एस्टीम को लेकर। दिव्या के इस हाल का जिम्मेदार कौन था? वो थे उसके अपने पापा। वो एक एल्कोहलिक थे जो ज्यादातर गायब ही रहते थे। मम्मी के साथ उनका रिश्ता बस नाम का था, ना ब्रेकअप ना पैचअप। पापा दूसरे शहर में रहते थे। जब मन क्या घर आ गए, फिर मम्मी की मदद से कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ी, कुछ महीने साथ रहे, घर में एक चवन्नी तक नहीं दी, और फिर एक दिन अचानक बिना बताए बैग उठाकर गायब। मम्मी ये सब चुपचाप सहती रही, जिसकी वजह से दिव्या को बचपन में ही इस आने जाने वाले जहरीले रिश्ते की आदत हो गई। जब वो 12 साल की थी तो पापा गुजर गए, लेकिन वो जाते जाते दिव्या के दिमाग में एक गलत कोडिंग कर गए कि प्यार का मतलब है इंतजार करना और अधूरा मिलना। अब दिव्या बड़ी होती है और उनकी लाइफ में एंट्री होती है राहुल की। दिव्या को लगा कि यही उसका नसीब है। पहली नजर में जैसे वक्त थम गया, सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रेड फ्लैग्स की पूरी बारात थी। राहुल पहले से रिलेशनशिप में था, लेकिन दिव्या उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो चुपके से उससे मिलने लगी, हुकअप करने लगी। राहुल उसे डेट पर ले जाता, प्रिंसेस की तरह फील कराता, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ता। फिर अचानक एक दिन राहुल कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, सो वी आर डन। दिव्या का दिल टूट गया। अब 5 महीने बाद राहुल का फिर फोन आता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, चलो मिलते हैं। दिव्या तो जैसे उसी इंतजार में बैठी थी। पहली ही डेट पर दोनों ने सेक्स किया। राहुल ने साफ कह दिया कि वो कुछ सीरियस नहीं चाहता है, लेकिन दिव्या को उम्मीद थी कि मैं अपने प्यार से इसे बदल दूंगी। ये नौटंकी 1 साल चली। दिव्या को राहुल ने अपनी पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था, ना कभी दोस्तों से मिलवाया, ना अपनी पार्टियों में बुलाया। दिव्या ने सिर्फ उसे खोने के डर से ये जिल्लत भी झेली। एक दिन राहुल के बर्थडे पर दिव्या ने उसे बहुत सोच समझकर एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। राहुल को गिफ्ट पसंद आया, लेकिन अगले दिन बर्थडे में दिव्या को इनवाइट नहीं किया गया। इसके बाद पूरा 1 महीना राहुल ने दिव्या को ब्लॉक कर दिया, नो कॉल नो मैसेज। और फिर एक दिन दिव्या को इंस्टाग्राम पर दिखता है कि राहुल ने एक नई लड़की के साथ फोटो डाली थी। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसने दिव्या को अंदर से तोड़ दिया।
कि शायद मेरी पर्सनैलिटी में कोई खोट है। जब दिव्या ने हिम्मत जुटाकर राहुल को मैसेज किया कि ये सब क्या है, तो राहुल का जवाब आता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ का अपडेट देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हूं। सोचिए, 2 साल तक जिस इंसान को अपना सब कुछ माना, वो एक झटके में आपको कचरा समझकर फ्लश कर देता है। दिव्या आज डिप्रेशन में है, सोशल मीडिया पर उसे पागलों की तरह स्टॉक करती है और थेरेपी ले रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो ये है कि दिव्या रेशनली जानती है कि वो लड़का घटिया था, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड आज भी उस राहुल के लौटने का इंतजार कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि दिव्या आज भी राहुल में अपने उसी पापा को ढूंढ रही है जो बचपन में उन्हें छोड़कर चले जाते थे और वो दरवाजे पर बैठकर उनके लौटने का इंतजार करती थी। वो आज भी उसी बचपन के लूप में फंसी है। उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुकी है, मर्दों से डर लगने लगा है और अकेले रह जाने का खौफ है। वो मूव ऑन करना चाहती है, लेकिन ये जख्म इतना गहरा है कि रास्ता नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो दिव्या, मैं तुम्हारी तकलीफ को बहुत गहराई से समझता हूँ और यकीनन इसका एक रास्ता भी है जो आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि इस दलदल से बाहर कैसे निकलना है, ताकि अगली बार तुम किसी और राहुल के जाल में ना फंसो। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी कड़वी दवा पीनी होगी, यानी थोड़ा टफ लव झेलना होगा, जो मैं सीधे तुम्हारे भले के लिए कहूंगा। देखिए, तुम्हारा बचपन, सच में मेरा दिल तुम्हारे लिए भर आया। माता पिता का वो बार बार टूटना जुड़ना, पापा का मिस्टर इंडिया बनकर आना जाना, ये सब झेलना एक 12 साल की बच्ची के लिए भयानक था। पैसों की तंगी और तुम्हारी मम्मी का वो सब चुपचाप सहते रहना, जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? आज तुम अपनी मम्मी का दर्द सबसे बेहतर समझ सकती हो, क्योंकि अनजाने में आज तुम भी एक मर्द का बहुत घटिया बिहेवियर टॉलरेट कर रही हो, जो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा का करती थी। तुम अपने पास्ट के एक खराब रिलेशनशिप से बाहर आई ही थी, जॉब पर फोकस कर ही रही थी, लाइफ ट्रैक पर आ ही रही थी, और अचानक तुम्हारी नजर राहुल पर पड़ी। तुम्हें लगा कि वक्त रुक गया, धड़कनें थम गई। यही मेरा नसीब है। फिल्मों और गानों ने हमें यही सिखाया है, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्यार नहीं कहते। साइकोलॉजी की भाषा में इसे लिमरेंस कहते हैं। लिमरेंस किसी इंसान के लिए एक ऐसा पागलपन या ऑब्सेशन है जो असल रिश्ता होता ही नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक जैसा होता है, जो एक तरफा होता है। आप सामने वाले से मिलने वाले छोटे मोटे सिग्नल्स जैसे एक मैसेज का रिप्लाई या एक स्माइल को पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद कर देते हैं। लिमरेंस के बारे में अगली वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। ये उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है जिनके बचपन में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। तो ये उस लड़की की गलती नहीं है, ये उसके बचपन के उस खालीपन का नतीजा है जो राहुल को देखते ही एक्टिव हो गया। और जब किसी की लाइफ में पहले से कोई पार्टनर हो तो उसे नो एंट्री बोर्ड कहते हैं। वो एक दीवार थी, एक बैरियर था, वो एक ऐसा इंसान था जिसे उसी पल नो गो जोन में डाल देना चाहिए था। अगर आप बचपन के किसी ट्रॉमा जैसे कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो आपको अपने लिए स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे रखने होंगे। और स्टैंडर्ड का पहला नियम यह है कि कभी भी ऐसे किसी इंसान को डेट नहीं करनी है जो पहले से किसी और का हो। इसके बाद तुम राहुल के साथ छुप छुप कर मिलने लगी, हुकअप करने लगी। हीलिंग का दूसरा नियम याद रख लो, कभी भी कोई ऐसा रिश्ता मत रखो जिसे दुनिया से छुपाना पड़े। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ छुपते हैं जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, तो आप खुद अपनी सच्चाई और समझ का ट्रैक खो देते हैं। ये आपके मानसिक सुकून को पूरी तरह तबाह कर देता है। और प्रैक्टिकली सोचो, कौन ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहेगा जो झूठ बोलता है, जो चीट करता है, जो अपनी करंट गर्लफ्रेंड का सगा नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा? वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड कभी बन ही नहीं सकता। तुम कहती हो कि वो मुझे थिएटर ले जाता था, मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। थिएटर का टिकट खरीद लेना, कार का दरवाजा खोल देना या अच्छा डिनर करा देना प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं होता। हकीकत का आईना देखो, वो तुम्हें अपनी पूरी दुनिया से छुपाकर रख रहा था। तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी तक में जाने की इजाजत नहीं थी। वो तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक सीक्रेट सेक्सुअल ऑप्शन समझ रहा था। वो तुम्हारे साथ वक्त बिताता था और रात को सोता किसी और के साथ था। ये कोई रिलेशनशिप नहीं थी, ये सरासर धोखा था। सीधी सी बात यह है कि राहुल एक बहुत ही कंफर्टेबल गेम खेल रहा था।
उसके पास अपनी दुनिया को दिखाने के लिए एक पब्लिक गर्लफ्रेंड थी और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड। वो बड़ी आसानी से दोनों को यूज कर रहा था और तुम अनजाने में इस घटिया खेल में उसका साथ दे रही थी। तुम उसकी सीक्रेट रहने की शर्त को मान रही थी, उसके एक कॉल पर भागकर जा रही थी। मैं ये बात दिव्या को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन हमारा फोकस इस बात पर नहीं है कि राहुल में क्या खराबी है, हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि दिव्या की और उस जैसी हजारों लड़कियों की खोई हुई ताकत वापस कैसे दिलानी है। तो जैसे कि दिव्या ने कहा कि उन्हें लगता था कि वो एक खराब इंसान है क्योंकि उसने राहुल को अपनी पब्लिक गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग करने दी। देखिए राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या वफादारी निभाता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, तुम्हारी जिम्मेदारी खुद के प्रति थी। तुम्हें जो ये गिल्ट महसूस हो रहा है ना, इसे साइकोलॉजी में अर्न शेम कहते हैं। जब हम अपने खुद के बनाए अच्छे इंसानों वाले स्टैंडर्ड से नीचे गिरकर कोई काम करते हैं, जैसे किसी के साथ सीक्रेटली हुकअप करना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अंदर ही अंदर कोसने लगता है। वहां एक तीसरी लड़की भी थी जिसे धोखा दिया जा रहा था और तुम उस धोखे का हिस्सा बन रही थी। भले ही लोग कहें कि गलती सिर्फ राहुल की थी, लेकिन तुम्हारा ज़मीर जानता है कि तुम कुछ गलत कर रही हो। हीलिंग का सबसे बड़ा नियम यही है, अपने इस बिल्ड को स्वीकार करो और खुद से वादा करो कि दोबारा कभी अपने स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे नहीं गिरने दोगी। फिर आया वो क्रिसमस और तुम्हारा बर्थडे, जब राहुल ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, सब ठीक है, मैं बस तुम्हें बताना आया था, और तुम टूट गई। सच कहूं वो घटिया अंत तुम्हारी जिंदगी के लिए एक वरदान था जो तुम्हें उस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकाल सकता था। लेकिन 5 महीने के नो कॉन्ट्रैक्ट के बाद राहुल का फिर फोन आता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, चलो देखते हैं चीजें कहां तक जाती है। और तुम जो उससे बेइंतहा प्यार करती थी फिर पिघल गई। पहली ही मुलाकात में तुम दोनों ने सेक्स कर लिया और तुरंत बाद उसने साफ कह दिया कि वो कुछ भी सीरियस नहीं चाहता। जब उसने कहा था ना कि देखते हैं कि चीजें कहां तक जाती है, तो उसका मतलब कोई गहरा रिश्ता नहीं था, वो बस ये टेस्ट कर रहा था कि क्या तुम फिर से उसकी सीक्रेट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनने के लिए तैयार हो या नहीं। जैसे कि दिव्या ने लिखा था कि मेरे डैमेज सेल्फ को उम्मीद थी कि अगर मैं कोशिश करती रहूंगी तो वो मुझसे प्यार करने लगेगा, और मैं बेवकूफ हूँ। सबसे पहले तो खुद को बेवकूफ कहना बंद करो। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम ट्रॉमाटाइज्ड हो। तुम्हारा बचपन अधूरा था, इसीलिए तुम्हारे दिमाग को लगता है कि प्यार आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाकर या तड़प कर ही पाया जा सकता है। ये कोडिंग तुम्हारे पेरेंट्स से आई है। आज 7 महीने हो चुके हैं उसे देखे हुए, लेकिन तुम आज भी सोशल मीडिया पर पागलों की तरह उसे स्टॉक करती हो, उसके वापस आने की फैंटेसी बुनती हो। तुम्हारा लॉजिकल दिमाग जानता है कि वो एक कचरा इंसान था, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड आज भी उस दरवाजे पर बैठा है। ये राहुल का इंतजार नहीं है दिव्या, ये तुम्हारे पापा का इंतजार है। तुम आज भी 12 साल की वो बच्ची बनकर बैठी हो जो सोचती है कि पापा एक दिन जरूर लौटेंगे, बैग रखेंगे और कहेंगे कि वो तुम्हें प्यार करते हैं। तुम उसी पुराने बचपन के लूप को राहुल के साथ रीप्ले कर रही हो। तुम्हारी थेरेपिस्ट तुम्हें इस लूप से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम खुद को रोक नहीं पा रही हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम उसे रास्ते पर उस लड़की के साथ ना देख लो। तुम फैंटेसी बनाती हो कि वो तुम्हें देखे और पछताए। तुम्हारी सेल्फ एस्टीम 0 हो चुकी है और तुम्हें मर्दों से डर लगने लगा है। तुम कंफ्यूज हो कि मूव ऑन कैसे करें। तो मेरा पहला टिप्स ये है कि किसी भी नए या अनसर्टेन रिलेशनशिप में आपका अटैचमेंट बाउंड क्या कहेगा कि जो मिल रहा है ले लो, सेक्स मिल रहा है करो, आग में कूदो। लेकिन यह बहुत अनस्ट्रेटेजिक है जब कोई लड़का आप में इंटरेस्टेड हो और आप झट से, खासकर तब जब उसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो, उसकी तरफ भागती है और सो जाती है। तो आप उसे क्या सिग्नल दे रही हैं? सिग्नल ये है कि मैं खुद की वैल्यू नहीं करती, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, मैं तो फिर भी दौड़ी चली जाऊंगी। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप खुद को माफ करो क्योंकि ये ट्रॉमा है। लेकिन फिर आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी, एक कवच चाहिए। अगर आप खुद को रेस्पेक्ट करके धीरे चलोगी, तो अगर सामने वाला खराब है
तो वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। और ये अच्छा भी है क्योंकि आप फ्री हो जाओगी। और अगर वो इंसान बुरा नहीं है, बस थोड़ा लापरवाह है, तो आपकी दूरी और सेल्फ रेस्पेक्ट देखकर वो सीधा हो जाएगा। वो समझ जाएगा ओ इस इंसान की बाउंड्रीज है, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब जानने के बाद भी, 7 महीने बीत जाने के बाद भी आप उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसे कहते हैं लिमरेंस। ये एक तरह का जुनून है, एक तरह का नशा है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कि उसके बारे में बार बार बात करना, दोस्तों से, थेरेपिस्ट से, खुद से, कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा सपना देखा, कि शायद एक दिन। ये बातें करना आपके लिमरेंस को और खिलाता है। तो आपके लिए मेरा सबसे प्रैक्टिकल टिप यही है कि हर बार जब आप खुद को उस इंसान के बारे में सोचते हुए पकड़े तो तुरंत रुके और कभी भी किसी से भी उसके बारे में बात मत करें। आपका लिमरेंट अर्ज बस यही चाहता है कि जो भी मिले उसको राहुल की कहानियां सुनाना, उसकी बातें करना, उसी में जिंदा रहना। आपको ये सिलसिला तोड़ना है। अब आप कहोगे कि पर सोच तो अपने आप आती है, उसे रोकूं कैसे? तो सुनिए, जब भी ये ख्याल आए समझ जाइए कि आप किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डर है, कोई खालीपन है जिसे भरने के लिए आप उस इंसान की फैंटेसी का सहारा ले रहे हैं। उस वक्त एक कॉपी और पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए कि इस वक्त मुझे किस बात से डर लग रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। ये कोई साधारण डायरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर तकनीक है जो आपके इमोशंस को ग्राउंड करती है। लेकिन अगर आप ये तकनीक सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप और ज्यादा उदास, गुस्से या डरे हुए हो सकते हैं। इसलिए सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो किसी कोर्स से ले या किसी ऐसे इंसान से जो थेरेपिस्ट हो। लेकिन इसका मकसद एक है, वो है अपनी उन भयानक फीलिंग से छुट्टी पाना। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो मुश्किल भावनाएं लौटती तो हैं, लेकिन अब वो थोड़ी कम उलझी हुई होती है, थोड़ी ज्यादा एक्शनेबल होती है। आपका थेरेपिस्ट शायद आपको बताए कि ये बचपन का कोई लूप है, जैसे आप अपने पापा का इंतजार करते थे जो शायद कभी लौट कर नहीं आए। ये सच हो सकता है, ये जानना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ऐसे बने, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब इस वक्त ना वो पापा आपकी हीलिंग में मदद कर सकते हैं और ना ही वो लड़का, दोनों ही टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है। आपके मन में एक गहरा डर है कि मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। ये CPTSD वालों का सबसे कॉमन डर है और इसमें थोड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि अगर हम हील नहीं होंगे तो हम असली प्यार को धक्के मारते रहेंगे और अकेले रह जाने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए ये वक्त है आपके हील करने का, ये आपका टाइम है। अब इसे कंफ्यूजिंग मत बनाइए। उस बंदे को जिंदगी से निकालने का तरीका बहुत साफ है, नो कांटेक्ट। हर जगह से ब्लॉक करो। जब भी ख्याल आए रुको, उसके बारे में बात मत करो। अब सारी थिंकिंग इस पर ले आइए कि आज मैं अपनी जिंदगी को पूरी करने के लिए क्या कर रही हूँ। जब छोटी छोटी बातों से मुझे अबेंडनमेंट ट्रिगर होता है तो मैं उसे कैसे हैंडल करूंगी। जब मैं किसी नए इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ तो कैसे समझूं कि मेरा ट्रॉमा बोल रहा है या सच्ची कनेक्शन। आपने कहा है कि आपको आमतौर पर मर्दों से डर लगता है, ये समझ में आता है क्योंकि आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। लेकिन आपको ऐसे बर्ताव को कंटिन्यू नहीं करना है और वो जादुई आदमी कोई नहीं आएगा जो आकर ये सब ठीक कर देगा। वो इंसान आप खुद हैं। अपनी बाउंड्री सेट करें, जैसा मैंने बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ धीरे चलना और जो रेड फ्लैग दिखे वहां से हट जाना। जब आप बाउंड्री सेट करोगी तो आपके पास बहुत हद तक ये कंट्रोल होगा कि कौन सा मर्द आपकी जिंदगी में आएगा और कौन नहीं। इसकी शुरुआत एक साफ सोच से होती है, आप क्या चाहती हैं और आप क्या डिजर्व करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।